हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो कि पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, उसे आज देखेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जो हम देखेंगे आज जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पहला है पोषण। जैव प्रक्रम पोषण। तो ये देखिए जैव प्रक्रम होता क्या है। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं उसे क्या कहते हैं जैव प्रक्रम। या फिर वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। उसे क्या बोलेंगे आप? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैसा आ गया हमारा पोषण हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन, मतलब इन सभी के कारण ही हम लोग क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसे ही बोलते हैं जैव प्रक्रम। अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण एक ऐसा विधि है, पोषण एक ऐसा विधि है जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हम पोषण का परिभाषा दे सकते हैं कि वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण को जो है दो भागों में बांटा गया है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। देखिए स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण जो है इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ऑटो और एक ट्रॉफ। एक ऑटो और दूसरा ट्रॉफ। ट्रॉफ देखिए ऑटो का मतलब होता है स्वयं, स्वतः कोई भी कार्य क्या हो रहा है, स्वयं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्वयं या स्वतः। स्वतः, स्वयं या स्वतः। और हेटेरो और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, यानी कि वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहा जाता है। और परपोषण क्या बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर करता है उसे कहते हैं परपोषण। देखिए परपोषण में दिखते हैं हेटेरोट्रॉफ, ये दो शब्दों को मिलकर बना है ग्रीक भाषा के हेटेरो और ट्रॉफ। हेटेरो का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है पर, मतलब दूसरा, और ट्रॉफ का मतलब हो गया आपका पोषण, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं उसे कहते हैं परपोषण। देखिए परपोषण भी जो है तीन वर्गों में बांटा गया है। परपोषण भी तीन वर्गों में बांटा गया है। परपोषण भी तीन वर्गों में बांटा गया है। तो जिसमें पहला हमारा है मृतजीवी, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण देखिए मृतजीवी क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन जो है सड़े पदार्थ से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। परजीवी क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन जो है किसी जीव के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप में संपर्क में रहकर भोजन को प्राप्त करते हैं उसे परजीवी बोलते हैं। प्राणी संपोषण तो वैसा पोषण जिसमें जीव जो है ठोस या तरल के रूप में प्राणी के जैसा भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। अगर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि स्वपोषण किस में होगा? स्वपोषण होता है हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे में, ठीक है, ये केवल हरे पेड़ पौधे में प्रेजेंट होगा। मृतजीवी का एग्जाम्पल हो गया कवक, कवक बैक्टीरिया, कवक बैक्टीरिया। परजीवी का उदाहरण हो गया जो दूसरे पे आश्रित होगा, तो अमरबेल, पौधे में अमरबेल, पौधे में अमरबेल। हमारे सिर में जो जू होता है वो जू हो जाएगा। आप लोग जौक देखे होंगे, जौक जो पानी में रहता है वो जौक हो जाएगा। ये सभी क्या है? दूसरे प्यास है। एंटामीबा, हिस्टोलाइट का टेप वन, ये सभी परजीवी। प्राणी संपोषण में आता है अमीबा, पैरामीशियम और जीव जंतु। जीव जंतु जो हम लोग हैं और जीव जंतु वो सभी जो है प्राणी संपोषण में आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है?
तो आइए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल ले लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और उसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, उसके प्रजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता होती है, तो जिसमें पहला चीज है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा हो गया क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया और एक हो गया हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ओहो, सूर्य का प्रकाश। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि इन सभी की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो कहाँ रहा है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। आप लोग देखिए इसका हम बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का फिगर, जो कि एक दोहरी झिल्ली होती है इस प्रकार से, इसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं थैलाकॉइड, ठीक है, और ये बहुत सारी ऐसी संरचना देखने को मिलेगा तो इसको बोलते हैं ग्रेना, इसे ग्रेना बोलते हैं। और बीच में जो खाली जगह ये बच रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। ये इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, इसके अंदर जो मौजूद रहता है जल उसको तोड़ देता है, मतलब ये जो जल है जल को तोड़ देगा, हाइड्रोजन, जल को तोड़ता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में तोड़ता है। और ये तोड़ने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जो कि कहाँ होता है, ग्रेना में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। अब ये ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये चला जाता है, ये हाइड्रोजन चला जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए चल जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके स्ट्रोमा में चलता है क्रेब्स साइकिल, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे केल्विन साइकिल चलता है, केल्विन, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल चलता है, इससे बनता है शुगर, शुगर कह देते हैं, या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों की मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है एक दोहरी झिल्ली होती है जिसमें कि सिक्के जैसी संरचना होती है, जिसे थैलाकॉइड बोलते हैं, और एक के ऊपर एक सिक्के जैसी संरचना, ये पूरा इसको बोलते हैं ग्रेना। इसके अंदर जितने भी द्रव है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। इसके अंदर जो 2 रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक प्रकाश रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश अभिक्रिया जो प्रकाश के प्रेजेंस में ही होता है, और अप्रकाशिक रिएक्शन जो है वो प्रकाश नहीं भी होगा, उसके, ये जरूरी नहीं कि प्रकाश हो, ये जरूरी नहीं है, बिना प्रकाश के भी वो हो सकता है, क्योंकि बस उससे, बस इसके प्रोडक्ट का, बस इसका प्रोडक्ट चाहिए लाइट रिएक्शन का, उसके बाद वो कार्य करते रहेगा। अब हम देखते हैं रंध्र के बारे में, रंध्र के बारे में समझते हैं। रंध्र क्या होता है, रंध्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा। देखिए स्टोमाटा क्या होता है, पत्तियों में, पत्तियों को जब आप लोग देखिएगा माइक्रोस्कोप में, उसके पीछे की ओर जो है बहुत ही छोटी छोटी अनेक छेद पाए जाते हैं,
उन छोटी छोटी छिद्रों को ही बोलते हैं हम लोग रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। अगर रंध्र का हम फिगर बनाए तो देखिए रंध्र ऐसे होता है, ये रंध्र हो गया। और यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारी क्लोरोप्लास्ट, और ये द्वार कोशिका है। देखिए ये आपका हो गया स्टोमाटा, 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 और इसे बोलते हैं द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका, और इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। कि द्वार कोशिका क्या करता है? द्वार कोशिका ही मदद करता है, द्वार कोशिका ही मदद करता है इसे स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में। क्या करेगा? जब द्वार कोशिका पानी को अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करने के बाद फूल जाता है, और वो जब वो फूल जाएगा ये स्टोमाटा को ओपन कर देगा, स्टोमाटा खुल जाता है। और जब द्वार कोशिका सिकुड़ जाता है तो ये क्या है? स्टोमाटा बंद हो जाता है। स्टोमाटा का ही मुख्य कार्य है कि गैसों का विनियमन करना, मतलब गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान। जैसे यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि ये जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा तो यहाँ से O2 बनेगा, O2 को बाहर निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ये इसी के माध्यम से होता है, यानी कि स्टोमाटा या रंध्र के माध्यम से होता है। इसका एक और कार्य है वाष्पोत्सर्जन में मदद करना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कि पौधे द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये गैसों का विनियमन तो करते हैं, गैसों का आदान प्रदान तो करते हैं, उसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करते हैं हमारे स्टोमाटा, हमारे स्टोमाटा। अब जो है हम सिद्ध करेंगे, अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। चलिए आइए सिद्ध करते हैं। तो हम सिद्ध करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक। हमें सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक कोलियस या क्रोटन का पौधा लेते हैं, क्रोटन, क्रोटन या कोलियस, क्रोटन या कोलियस का हम पौधा लेते हैं। उसमें से एक चित्तीदार जो पत्ती है, इसका पत्ती जो है चित्तीदार होता है, उस पत्ती को हम तोड़ लेंगे। उस पत्ती को क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। जब हम इस पत्ती को तोड़ लेते हैं, ये चित्तीदार पत्ती है, मतलब कहीं पे हरा होगा और कहीं पे सफेद होगा, कहीं रंगीन पत्ती है। तो हमने क्या किया? सर्वप्रथम एक कोलियस का या क्रोटन का पौधा लेंगे, उसमें से एक पत्ती को तोड़ लेंगे। पत्ती को तोड़ने के बाद जो है जितने भी कलर है, जहाँ पे हरा है उसको घेर लेंगे, जहाँ पे लाल है या सफेद है उसको हमने घेर लिया। घेरने के बाद इसे क्या करते हैं? इसे हम पानी में थोड़ा सा उबाल लेंगे, पानी में इसको उबाल लेंगे, पानी में उबाल लिया। जब हमने इस पे क्या किया? इस पे रेखांकित चिन्हित कर दिया, यहाँ पे लाल है, ये हरा है। हमने क्या किया? पानी में इसको उबाल लिया। पानी में उबालने के बाद इस पत्ती को बाहर निकालेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, और हम लेंगे स्प्रिट, स्प्रिट या अल्कोहल, स्प्रिट या अल्कोहल लेंगे। अब उसमें उबालेंगे, गर्म अल्कोहल होगा, उसमें हम क्या करेंगे? इस पत्ती को डालेंगे। जब इस पत्ती में डालते हैं तो हम देखते हैं इसका जितना भी हरा रंग है वो बाहर निकल जाता है, मतलब स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है, मतलब जितना भी इसमें क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल बाहर निकल गया। और जब ये क्लोरोफिल बाहर निकल गया, जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम इस पत्ती पर अब आयोडीन का छिड़काव करेंगे। आप आयोडीन का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर पेट्री डिश में है, हम आयोडीन के घोल में इस पत्ती को डुबा देंगे। जब इस पत्ती को डुबाते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पे हरा है ना, जहाँ पे पहले हरा था, वहां नीले रंग का धब्बा हुआ है, नीले रंग का धब्बा उत्पन्न हुआ है, नीले रंग का धब्बा उत्पन्न हुआ है। लेकिन जहाँ पे जो है ये यहाँ पे सफेद भाग था, वहां पे नीले रंग का धब्बा उत्पन्न नहीं हुआ था। इससे ये साबित हो रहा है कि जहाँ पे नीले रंग का धब्बा उत्पन्न हुआ है, वहां पे पहले प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ था, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के दौरान वहां पे मंड का निर्माण हुआ था,
ऐसे ये साबित हो रहा है। अब जो है इसे लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम जो है एक कोलियस या क्रोटन का पौधा लेते हैं, उस पौधे में से एक चीटीदार पत्ती को तोड़ लेते हैं और उस पत्ती में जो है हम रेखांकित कर लेते हैं, उन रंगों को रेखांकित कर लेते हैं, मतलब हमने चिन्हित कर लिया। चिन्हित करने के बाद पत्ती को हम पानी में उबाल लेंगे, पानी में उबाल लेंगे। पानी में उबालने के बाद हम गर्म स्पिरिट या अल्कोहल में इसे डुबो देंगे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि स्प्रिट का रंग जो है हरा हो गया, यानी कि जितने भी पत्ते में क्लोरोफिल था वो सभी बाहर निकल गए हैं। अब उस पर हम आयोडीन का छिड़काव करते हैं। जब हम आयोडीन का छिड़काव करते हैं तो देखते हैं कि जितना भी जहाँ पे हरे रंग का हमने उसको रेखांकित किया था वहां नीले रंग का धब्बा उत्पन्न हो गया। नीले रंग का धब्बा यह बताता है कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ है, अर्थात वहां पे पहले मंड का निर्माण हुआ था, मंड यानी स्टार्च का निर्माण हुआ था। और जहाँ पे सफेद भाग है, जो पहले सफेद भाग था, वहां पे कलर का जो है मतलब आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ, वो रंग ही नहीं रह गया। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम ये प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और प्रयोग है, कि सिद्ध करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। CO2 आवश्यक है। तो CO2 आवश्यक करने के लिए हम पहले सर्वप्रथम एक गमला लेंगे जिसमें एक पत्ती लगा हो। हमने एक पहले गमला बनाते हैं। ये हमने एक गमला बनाया है, तो हमने एक गमला बनाया है जिसमें एक पत्ती है, ठीक है। अब एक हम जो है व्हाइट जार लेते हैं, व्हाइट जार। व्हाइट जार में जो ढक्कन लगा हुआ है, बोतल के ढक्कन को इस प्रकार से काटते हैं कि जिसमें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो, पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग जो है बोतल के बाहर हो। हमने बोतल में पहले ही KOH का घोल ले लिए हैं, KOH का जो है एक सांद्र घोल ले लिए हैं। यहाँ पे हम KOH का घोल ले लिए हैं। अब ये सेटअप में जो है इस पूरे सेटअप को जो है हम लेके जाएंगे सूर्य के प्रकाश में। इस पूरे सेटअप को हम लेके चल गए सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, 2-3 घंटा रखेंगे। 2-3 घंटा रखने के बाद अब इस पत्ती को तोड़ लेंगे, पत्ती को तोड़ लेंगे, जार से बाहर निकाल लेंगे। जार से बाहर निकालने के बाद अब इस पत्ती पे हम क्या करते हैं, अब इस पत्ती को हम अल्कोहल में उबालते हैं। ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, हम अल्कोहल में इसको उबाल लेते हैं। जब अल्कोहल में हम उबाल लेंगे, उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इस पे हम आयोडीन का छिड़काव करेंगे। अब जब हम इस पे आयोडीन का छिड़काव करते हैं तो हम देखते हैं जो भाग जार के बाहर था वो पूरा भाग जो है रंगीन हो गया है, मतलब नीले रंग का कलर हो गया है, रंगीन हो गया। और ये जो अंदर वाला भाग था वो रंगहीन हो गया है, रंगहीन हो गया है, यानी कि रंगीन हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई है, जिसके कारण स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया। जब स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया है तो इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या हुआ था, हमने जो KOH का टुकड़ा लिया था, ये KOH का घोल जो लिया था कास्टिक पोटास का, इन्होंने क्या किया, जितना भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था उसको सब अवशोषित कर लिया। अवशोषित कर लेने के कारण इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया। जब ये नहीं मिल पाया तो स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया। तो हम इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए फिर से बताते हैं, इसको एक बार रिवाइज कराते हैं। क्या करना है, सर्वप्रथम एक गमला लेना है, गमला में पौधा लगाना चाहिए। उसको क्या करेंगे, हम 2-3 दिन अंधेरे में रख देंगे, ठीक है। अंधेरे में रखने के बाद उसे एक पत्ता में ये सेटअप बना देंगे। एक बोतल लेंगे, बोतल का जो ढक्कन है बीचों बीच इस प्रकार से काटेंगे कि जो कि पत्ता जो है बोतल के आधा भाग अंदर हो और आधा भाग बाहर हो। इसे सूर्य के प्रकाश में 3 से 4 घंटा रखेंगे। रखने के बाद जो है इस पत्ते को हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम इसे अल्कोहल में उबालेंगे। अल्कोहल में उबालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस पे आयोडीन का हम छिड़काव करेंगे। आयोडीन का छिड़काव करते हैं तब हम देखते हैं कि जो भाग जो है पत्ता के बाहर था, जो भाग पत्ता के बाहर था उसमें जो है लाल नीले रंग का धब्बा उत्पन्न हुआ, यानी कि यहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ है। लेकिन जो भाग अंदर था वहां पे स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाई।
इसलिए यह साबित हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जंतुओं में पोषण। क्या देखेंगे? जंतुओं में पोषण। जंतु में पोषण में सबसे पहला आता है हमारा अमीबा। अमीबा अमीबा में होता है प्राणी संपोषण। अमीबा में कौन सी विधि होती है? प्राणी संपोषण। ये देखिए, ये अमीबा है। अमीबा में जो है ये कूटपाद होते हैं। ये कूटपाद की मदद से चलता है और कूटपाद की मदद से ही किसी भी पदार्थ को या भोजन को पकड़ता है। ठीक है, ये कूटपाद है। अगर हम अमीबा के भोजन की बात करें, अमीबा में भोजन की बात करें, अमीबा का भोजन जो है वो छोटे छोटे शैवाल है, छोटे छोटे शैवाल है, डाइटम है, डाइटम है और मृत कार्बनिक पदार्थ है। मृत कार्बनिक पदार्थ, ये सब इनके भोजन है, अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या करता है? भोजन को पहले पकड़ता है, यानी कि उसका पकड़ेगा, अंतःग्रहण करेगा। अंतःग्रहण करने के बाद जो है जब ये भोजन को पकड़ लेगा, जैसे यहाँ पे हम भोजन है, यहाँ पे ये अपने कूटपाद को ऐसे करके बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद और धीरे धीरे ये अंदर की ओर चला जाएगा। जब ये भोजन जाएगा तो भोजन क्या होगा? यहाँ पे एक भोजन रसधानी का निर्माण होगा। भोजन रसधानी का, ये होगा भोजन रसधानी। भोजन रसधानी, भोजन रसधानी का निर्माण होगा और निर्माण होने के बाद यहाँ पे पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगा। पहले होगा अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, उसके बाद होगा पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया होगा भोजन रसधानी में। जब ये भोजन रसधानी में पच जाएगा तब होगा बहिष्करण। बहिष्करण, ये बहिष्करण होगा, मतलब ये जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे अमीबा में। अब जो है, अब देखते हैं हम अपनों में पोषण, हम लोगों में पोषण, जंतुओं में पोषण। तो जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य में जो है पाचन के लिए जो है एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र बोला जाता है। पाचन तंत्र में देखते हैं इसमें आहार नाल होता है। आहार नाल की लंबाई की बात करते हैं, वो 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होता है, यानी मुख से लेके एनस तक की लंबाई, मुख से लेके एनस तक की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर। अगर हम फिगर बनाएं तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा पाचन तंत्र बन गया। ये मुख है, इसे मुख बोलते हैं। यहाँ पे लार ग्रंथि है, ये ग्रसनी है, ग्रास नली, आमाशय, लीवर हो गया, अग्नाश, ये छोटी आंत का डियोडिनम हो गया, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, अपेंडिक्स है, रेक्टम है और एनस है। इसमें पहला पार्ट आता है हमारा मुख, मुख गुहा, जिसे बोलते हैं मुख या मुख गुहा। मुख गुहा में हमें दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो जीभ है और दांत है। जीभ है और दांत है। जीभ की बात करें तो जीभ के ऊपर जो है, जीभ के ऊपर अनेक छोटी छोटी, जीभ के ऊपर अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां ये इस रचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्वाद कली। जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वाद कली बोलते हैं इस रचना को। और इसी के माध्यम से जो है स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है इसी के माध्यम से। उसके बाद जो है हमारे मुख में दांत, हमारे मुख में दांत है जो कि टोटल 32 दांत है। 32 दांत है, मतलब वयस्क में 32 दांत है और बच्चों में होता है 20 दांत, जो कि छोटे बच्चे होते हैं जिसे दूध के दांत बोलते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसिजर, केनाइन,
मॉलर और प्रीमोलर। मॉलर प्रीमोलर इंसीजर का कार्य है किसी भी चीज को काटना, काटने का कार्य करता है, काटना। और कैनाइन का कार्य है चीरना, चीरने का कार्य करता है, चीरना। और ये दोनों का कार्य है पीसना, पीसने का कार्य करता है। अगर आप दांत को देखते हैं, ये एक दांत है, तो दांत में ये ऊपर वाला भाग जो है इसे बोला जाता है हेड, यानी शिखर वाला भाग, शिखर वाला भाग। बीच वाले भाग को बोलते हैं नेक, यानी गर्दन। नीचे वाले भाग को रूट बोलते हैं। इस शिखर वाले भाग को एक कठोर जो है, कठोर तत्व पाया जाता है, कठोर भाग होता है, इसे इनामेल बोलते हैं, इनामेल। इनामेल का कठोर परत रहता है। अगर आप लोग दांत नहीं धोते हैं तो दांत में जो है अनेक कीड़े लग जाते हैं और दांत जो है खराब हो जाता है, जिसे मुंह महकने लगता है, जिसे पायरिया का बीमारी बोलते हैं। हमारे मुख में जो है, हमारे मुख में जो है लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। तीनों जोड़ी का नाम अगर बात करते हैं, पहला आता है पैरोटिड, पैरोटिड सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 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 पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो ये सभी हमारे मुख में पाए जाने वाली संरचना है। जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ, भोजन को खाते हैं तब मुंह में पहले अच्छी तरह चिबाते हैं। चबाने के क्रम में हमारे लार से में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन का पाचन स्टार्ट कर देता है और मुख्यतः ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब वो भोजन जो है छोटे छोटे भागों में बट के वो ग्रासनली होते हुए, ग्रासनली होते हुए नीचे की हो जाता है। जब हम ऊपर की बात करते हैं, हमारे कंठ वाले भाग में, कंठ वाले भाग में यहाँ पे जो है 2 छिद्र होता है। ऊपर वाले भाग में 2 छिद्र होता है। एक छिद्र को बोलते हैं ग्लोटिस, एक छिद्र को बोलते हैं ग्लोटिस, और दूसरे को बोलते हैं गल्लेट। ग्लोटिस और गल्लेट। इसके ऊपर रहता है इपिग्लोटिस का फ्लैप, जो कि ढकने का कार्य करता है ताकि जो है हमारे ट्रेकिया में कोई भोज्य पदार्थ ना जा पाए। ये 2 छिद्र हो गया, जिसको निगल द्वार और कंठ द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भोजन जो है अगर वो ग्रास नली में गया, तो ग्रास नली में एक जो है एक प्रक्रिया होती है जिसे क्रमाकुंचन बोला जाता है, यानी कि वो शिथिलन और सिकुड़न। ये जो है यानी कि यहाँ पे पतला होगा फिर मोटा होगा, पतला होगा मोटा होगा, ऐसी जो प्रक्रिया है इसे पेरिस्टाइलिसिस या क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन पेरिस्टाइलिसिस बोला जाता है, पेरिस्टाइलिसिस, पेरिस्टाइलिसिस की प्रक्रिया इसे बोलते हैं। और यहाँ पे भोजन नहीं पचता है। इसके बाद भोजन जो है डायरेक्ट हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय में जो लगभग 4 से 5 घंटा भोजन रहता है। वहाँ पे पाचन की क्रिया होती है, वहाँ से जठर रस निकलता है और वो पचाते हैं। और आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है, जो कि जितने भी बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें वो मारने का कार्य करते हैं और निष्क्रिय पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन, मतलब सक्रिय पेप्सिन में बदल देते हैं ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। उसके बाद भोजन जो है छोटी आंत के ड्यूरिनम में जाता है। छोटी आंत के ड्यूरिनम, जेजुनम और इलियम होते हुए, और इलियम में मुख्य अवशोषण होता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। और वहां पे जो है संपूर्ण पाचन होने के बाद सभी पदार्थ जो है बड़ी आंत होते हैं, बड़ी आंत में अवशोषण होता है और जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो रेक्टम में जाके जमा हो जाता है और समय समय पे जो है एनस के माध्यम से बाहर निकलते रहते हैं। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और उससे जो है एक पीत निकलता है, यकृत जो है यकृत से एक पीत निकलता है जो कि हरा रंग का एक गाढ़ा द्रव है, हरा रंग का गाढ़ा एवं क्षारीय द्रव है। इसका मुख्य कार्य है वसा का अम्लीकृत करना, वसा का अम्लीकृत करना और जितने भी भोजन को जो है क्षारीय माध्यम में पचाना होता है, इसका मुख्य कार्य। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। धन्यवाद।